तो नमस्कार, अवध तथागत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट 2 लेके आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 पहले वीडियो में मेरे देखा और हम पार्ट 2 लेके आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रत्योजित विधान पर नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण। प्रत्योजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण महत्वपूर्ण नियंत्रण है। यह नियंत्रण भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को शक्ति के तहत किया जाता है। न्यायालय इसके तहत यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्योजित विधान शक्ति द्वारा बनाई गई विधि अधिनियम द्वारा प्रदत्त सीमाओं से बाहर तो नहीं। इन सीमाओं का निर्धारण न्यायालय द्वारा अधिकारातीत के सिद्धांत के तहत किया जाता है। इन सीमाओं के बाहर किया गया कार्य शून्य तथा प्रभावहीन होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत का दो रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पहला है वास्तविक अधिकारातीत और दूसरा है प्रक्रिया संबंधी अधिकारातीत। तो पहला पढ़ेंगे दोस्तों, वास्तविक अधिकारातीत, जहां किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति ना हो परंतु फिर भी विधि बनाई गई हो, वहां उसको वास्तविक अधिकारातीत कहते हैं। दोस्तों, ये रहा प्रक्रियात्मक अधिकारातीत, जहां प्रत्योजित विधान प्रयोग में लाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के उल्लंघन के स्वरूप बनता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। प्रक्रिया युक्त होनी चाहिए। और अधिकारातीत का सिद्धांत प्रत्योजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण का सटीक आधार है। जी हाँ दोस्तों, इसका अधिकारातीत का सिद्धांत प्रत्योजित विधान पर न्यायिक नियंत्रण का सटीक आधार है। न्यायिक नियंत्रण का कोई भी आधार हो, उसके औचित्य की कसौटी तर्क से अधिकारातीत का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरे पक्ष की भी बात सुनो। दोस्तों कुछ लोग, जैसे एक एडवोकेट होता है और दूसरे पक्ष की बात करता है, तो इस बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरे पक्ष की को भी सुनी वाली संकल्पना इस बात पर बल देती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने सिद्ध दोष नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुन लिया जाए, तब तक हम कोई भी न्यायालय का जस्टिस जो होता है दोस्तों, जब तक पहले पक्ष की बात पर ही वो निर्णय नहीं कर सकता है, जब तक कि वह दूसरे पक्षकारों की बात को ना सुन लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे निर्णय करने में भी जो है एक तरफा बात हो जाएगी, तो इसलिए दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। इस नियम का लागू होना कठोर रूप से तथाकथित न्यायिक प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। इसके घेरे में सभी न्यायिक कल्प और किसी सीमा तक प्रशासनिक कार्य भी आते हैं। अच्छे प्रशासन और अच्छी विधिक प्रक्रिया के और पर प्रत्येक नागरिक को उचित सुनवाई का अवसर देने के संबंध में न्यायाधीश वेंकटन रमन अपर ने भारत संघ बनाम TR वर्मा AR 1957 S 885 के मामले में निम्न मत किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी जस्टिस जो होता है, जो जज होते हैं दोस्तों, जब पहले एक पक्षकार की बात सुनेंगे, उसके बाद दूसरे पक्षकार की बात सुनेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। तो वही बात कही गई है दोस्तों कि किसी भी एक पक्ष की बात को सुन के जज जो होता है वो निर्णय नहीं करेगा, जब तक कि दोनों पक्षकारों की बात सुनेगा। तो उसके बाद में जो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये इसकी बात सही है, तो उस हिसाब से वो सजा को सुनाएगा। नैसर्गिक न्याय के नियम पर अपेक्षा करते हैं कि किसी वाद के पक्षकार को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह उन पर प्रासंगिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करे। जी हाँ दोस्तों, जब वह अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करता है तो उसके बाद में न्याय जो किया जाता है, जिन पर वह विश्वास अथवा निर्भर करता है कि विरोध पक्ष का साक्ष्य ऐसे पक्षकार की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। हमें यह अवसर मिलना चाहिए कि वह दूसरे पक्षकार द्वारा परीक्षित किए गए साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण कर सके और तब तक किसी सामग्री पर ऐसे पक्षकार के विपरीत भरोसा न किया जब तक हिस्से पक्षकार को उन्हें परीक्षित करने का अवसर न प्रदान किया जाए। पक्षपात के विरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पक्षपात के विरुद्ध। नैसर्गिक सिद्धांत न्याय का आवश्यक नियम यह है कि न्यायाधीश को निष्पक्ष तथा तटस्थ होना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति अपने किसी निजी वाद में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी मामले में खुद को दोषी ठहराने के लिए आप खुद जज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना हित या स्वार्थ निहित होता है। अतः न्याय शास्त्र का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जिस वाद में उसका अपना स्वार्थ या हित अंतर्ग्रस्त हो, उस वाद पर निराकरण नहीं कर सकता है। यदि वह न्याय करता है तो निर्णय प्रभावहीन माना जाएगा। इस सिद्धांत का विकास इसलिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पक्षकार अपनी ही बात को रखकर और दूसरे पक्षकार की बात को बिना सुने हुए अपने पक्ष में न्याय करवाएं, यह ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। जब तक जज दोनों की बात को सुनेगा, उसके बाद में वो पहला पक्षकार अपना जो है विटनेस पेश करेगा और दूसरा पक्षकार अपना विटनेस पेश करेगा, उसके हिसाब से जो भी दोषी होगा उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। इसमें दोस्तों दो प्रकार बताया गया है, न्यायिक प्रक्रिया अनुपयुक्तता और विवादों की अधिकता। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया की में देखेंगे हम लोग। न्यायालयों के न्यायाधीशों का यह स्वभाव होता है कि वे केवल अभिलेखों पर ही विचार करते हैं। जो अभिलेखों में ना हो इस पर वे विचार नहीं करते हैं, किंतु न्याय के लिए हो सकता है कि इससे अधिक बातों का ध्यान देना आवश्यक हो जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा किसी समस्या पर शीघ्र तथा सस्ता न्याय होना संभव नहीं है। तो इन न्यायाधिकरणों की स्थापना से न्याय सुगम तथा सरल तथा सस्ता हो गया हो, जो जन कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अभिलेखों के आधार पर किसी की समस्या को एक तरफ से समस्या को सुन लेने के बाद न्याय नहीं किया जा सकता है, जब तक कि दोनों पक्षकारों की बात को ना सुन लिया जाए। और दूसरा है दोस्तों विवादों की अधिकता। न्यायालयों पर अनिर्णीत वादों का इतना बोझ बढ़ गया है दोस्तों कि वे प्रशासनिक विषयों के वादों की ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं। अभी हाल में भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत वादों की संख्या कई लाखों में पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पर बताया जाता है दोस्तों कि इसमें किसी भी लिखित साक्ष्य को ज़्यादा न्यायालय मान्यता प्रदान करती है। दोस्तों किसी की बनी बनाई बातों पर निर्णय नहीं हो सकता है जब तक कि उसका लिखित साक्ष्य ज़्यादा न्यायालय में मान्यता दी गई है। और दूसरी देखते हैं झगड़ों की प्राविधिकता क्या है। कुछ ऐसे झगड़ों में अधिकतर देखा जाता है दोस्तों कि ऐसे साक्ष्य प्रकट किए जाते हैं, लेकिन जो लिखित दस्तावेज के माध्यम से जो है विटनेस होता है उस पर ज़्यादा गौर करती है न्यायालय। कुछ ऐसे झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनके विनिश्चय के लिए विषय का प्राविधिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। साधारण न्यायालयों द्वारा इन झगड़ों का विनिश्चय बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई न्यायालय समस्त विषयों पर प्राविधिक ज्ञान नहीं रखता है। कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं भी उपस्थित हो जाती हैं जिन पर न्यायालय के कक्ष में ही विनिश्चय संभव नहीं होता है। अतः इस दृष्टि से भी न्यायाधिकरणों की उत्पत्ति की आवश्यकता हो गई है। तथा चौथा देखेंगे दोस्तों आर्थिक तथा कर संबंधी कारण। कुछ समस्याएं जैसे कर संबंधी तथा कर्मचारी एवं प्रबंध सीमित के झगड़े आदि को ऐसी समस्याएं होती हैं दोस्तों जिस पर निर्णय की शीघ्र होना आवश्यक होता है। इनका राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इस कारण भी न्यायाधिकरण की आवश्यकता हुई, जिससे इस प्रकार के झगड़े को अविलंब विनिश्चित हो सके। न्यायालय तथा प्रशासनिक अधिकरण में अंतर। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय तथा और प्रशासनिक अधिकरण में अंतर देखते हैं। पहला देखते हैं न्यायालय पारंपरिक न्याय प्रणाली का भाग होता है जिसकी शक्तियां राज्य से प्राप्त होती हैं। नंबर 2 है दोस्तों सामान्यतः न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सेवा की शर्तों के बारे में कार्यपालिका में से स्वतंत्र होते हैं। और तीसरा है दोस्तों न्यायालय विधि के सभी नियमों तथा प्रक्रिया से आबद्ध होता है। और चौथा है न्यायालय के न्यायाधीश को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक है। न्यायाधीश निष्पक्ष होता है। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय में न्यायाधीश निष्पक्ष माना गया है। प्रांगण न्याय, विबंधन तथा पूर्व निर्णय के सिद्धांत न्यायालयों
पर बाध्यकारी होते हैं, न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकरण देखेंगे ये दोस्तों। प्रशासनिक अधिकरण विधि द्वारा निर्मित किया जाता है और न्यायिक शक्तियों विनिहित होता है। पहला है इसमें, प्रशासनिक अधिकरण विधि द्वारा निर्मित किया जाता है और न्यायिक शक्तियों से विनिहित होता है। दूसरा है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों में पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण होता है। मुख्यतः यह राज्य की कार्यपालिका का भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रशासन यह राज्य की कार्यपालिका का भाग होता है। प्रशासनिक अधिकरण प्रायः विधि के कठोर प्रावधानों से मुक्त होता है। नंबर 4 है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के लिए विधि का ज्ञाता होना आवश्यक है, जैसा कि अभी बताए थे वीडियो में। और आवश्यक नहीं होता है, उस वाले में क्या था दोस्तों, जैसे अभी आगे वाले में देखे थे कि इसमें जो है न्यायालय के न्यायाधीश को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक है। और इसमें क्या बताया गया है कि प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों के लिए विधि का ज्ञाता होना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति भी सदस्य को हो सकता है जो विधि की ज़्यादा जानकारी ना रखता हो। नंबर 5 है दोस्तों, न्यायाधिकरण विवाद का एक पक्षकार हो सकता है। और छठा नंबर है दोस्तों, प्रांगण न्याय, विबंधन तथा पूर्व निर्णय के सिद्धांत न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू ईयर बाई ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, LLB एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? नैसर्गिक न्याय का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, इसकी हेडिंग है नैसर्गिक न्याय का अर्थ। नैसर्गिक न्याय को धारणा के रूप में माना जाता है। विद्वानों ने इसकी संकल्पना जो है दोस्तों, इसको हो गया इसकी संकल्पना भिन्न भिन्न प्रकार से की है। विद्वान इसे प्राकृतिक विधि, दैवी न्याय, सार्वभौमिक न्याय आदि नामों से जानते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत वे नियम है जो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं। ये नियम मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत नैसर्गिक विधि पर आधारित है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की आवाज होती है। जी हाँ दोस्तों, क्रियात्मक दृष्टि से नैसर्गिक न्याय का अर्थ शक्ति के उचित, निष्पक्ष और युक्त प्रयोग से लिया जाता है। मेनका गांधी बनाम, इसको दोस्तों हेडलाइन कर लीजिएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ एयर 1978 SC 597 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नैसर्गिक न्याय मानवतावादी सिद्धांत है, जिनका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता प्रदान करना है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय की परिभाषा मामले की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, अभिकरण के नियम, विचारणीय विषयों के परिप्रेक्ष्य में भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू